ओके जी, सो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, इंटरचेंज प्रोसेस जो इसका थर्ड स्टोकियोमेट्रिक मैकेनिज्म, थर्ड मोड ऑफ रिएक्शन है। इसमें आप ये देखेंगे कि जो ये स्टेप, ये रिएक्शन है, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होता है एंड इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता ये है कि जो लिगेंड है, जो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है L5M और जो लीविंग लिगेंड है X, और उसके ऊपर Y जो कॉम्प्लेक्स है, Y लिगेंड है, वो जब अटैक करता है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो जो एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है। एंड वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है कि जिसमें जो लिगेंड है, वो अटैकिंग लिगेंड, वो बॉन्ड बनाना उसने शुरू कर देता है, और जितना वो बॉन्ड बनाता जाता है उतना बॉन्ड जो दूसरा लिविंग ग्रुप है उसका क्या होता जाता है, ब्रेक होता जाता है। तो ही एट दिस स्टेज या इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो X है वो रिमूव हो जाता है और आपके पास लिगेंड जो नया कॉम्प्लेक्स है वो जनरेट हो जाता है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन प्रोसेस वो चेंज नहीं होता। सो इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन that generate activated complex and that is a short duration transition state। ठीक है, और जो लिविंग ग्रुप है वो और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एट द सेम टाइम हो रही होती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज कंसर्टेड ग्रुप और एंड इट्स सिंगल स्टेट ट्रांजिशन स्टेट, एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है जो आइसोलेट नहीं हो सकती। Depending on the relative importance of bond formation by entering group and bond dissociation by the leaving group in the interchangeable process, two different situations may give rise to two different type of transition states। तो generally दो तरह की transition states इसमें generate हो रही होती है। एक transition state को IA कहते हैं और एक transition state को ID कहते हैं। ये जो transition state है इस सारे इसमें this transition state, this is called IA, this is called ID। अब इनमें फ़र्क क्या है ID और IA में? IA ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन एंड इंटरिंग ग्रुप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जबकि ID में जो है लीविंग ग्रुप का जो बॉन्ड रप्चरिंग या ब्रेकिंग है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन द एक्टिवेशन प्रोसेस। सो इसमें जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट उसमें IA कहते हैं एसोसिएशन, और ID डिसोसिएशन है जिसमें क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, सो याद रखें कि जो रेट है इज़ रिलेटिवली मोर सेंसिटिव ऑन द नेचर ऑफ एंटरिंग ग्रुप। तो जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो किस चीज़ का सेंसिटिव, किस चीज़ पर ज़्यादा बेस कर रहा होगा, एंटरिंग न्यूक्लियोफाइल पर। तो ये हमारे पास है इंटरचेंजेबल रिएक्शन। और इंटरचेंजेबल रिएक्शन के आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो आप ये देखेंगे, दिस इज़ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ ऑफ इंटरचेंजेबल पाथवे। इंटरचेंज पाथवे के अंदर आप देखें कि एक ही ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व हो रही है और यही एक एनर्जी बैरियर है, और इससे रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये वो यहाँ तक हमारे पास आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक मैकेनिज़्म। अब हमारे पास जो अगला पार्ट है वो है, दिस इज़ कॉल्ड एज लिमिटेशंस। ठीक है, ऑफ द रेट लॉ। अब जो रेट लॉ अप्लाई हो रहा है, अब इसके ऊपर हम रेट लॉ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत कॉम्प्लिकेट इसको नहीं कर रहा, या इसका जो ओवरऑल बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डेरिवेटिव फॉर्म है वो अभी नहीं जा रहा, बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा इसको बड़ा मैं टेक्निकली लेके चलना होगा। अच्छा जी, रेट लॉज जितने भी आप इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, आप ये जानते हैं कि रेट लॉ किस तरह अप्लाई होता है, क्या होता है, आपने बाकी बहुत सारी क्लासेस में इसमें स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो लिमिटेशन ऑफ द रेट लॉज एंड मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये हमारे पास मेन है। Rate law derived from the proposed reaction mechanism does not predict conclusively regarding the molecularity of the reaction। ये limitations हम देख रहे हैं। पहले हम rate law की limitations देखें। rate law जो हम drive करते हैं किसी भी reaction mechanism के दौरान, ये molecularity of the reaction को predict नहीं करता, और इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे
प्रूव करेंगे। डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म्स जो होते हैं दैट लीड्स टू द सेम रेट लॉ, राइट, दैट मे लीड टू द सेम रेट लॉ। रेट लॉ जनरली क्या बताता है? इट ओनली गिव्स टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये मॉलिक्यूलैरिटी को बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट करने में इस्तेमाल नहीं होता, इट जस्ट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है वो या तो यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है, ठीक है, बट द ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन मे बी सेकेंड ऑर्डर। अगर आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है इफ़ इट इज़ यूनिमॉलिक्यूलर बट द ओवरऑल रिएक्शन मे बी सेकेंड ऑर्डर, यानी आपकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो बेशक यूनिमॉलिक्यूलर हो लेकिन ऑर्डर जो है ओवरऑल रिएक्शन जो रेट एक्सप्रेशन है वो सेकेंड ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, दीज आर बेसिकली द लिमिटेशंस ऑफ रेट लॉ। कुछ एस्पेक्ट्स हम यहाँ इसके डिस्कस करेंगे और उन्हीं को ले चलेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का रोल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शंस में किस तरह होता है। सो जनरली टू डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म्स के ज़रिए हम ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रिएक्शन है, ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। इन द फर्स्ट स्टेप आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, राइट, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, आपको पता है कि इस कॉम्प्लेक्स में L5MX, और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इसकी जो रेट इक्वेशन है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो K1 है, एंड दिस इज स्लो रिएक्शन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू गेट दिस टू प्रोडक्ट, वन इज एन इंटरमीडिएट एंड अदर इज एन लीविंग ग्रुप। ठीक है, डिसोसिएशन हो गई। इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो इंटरमीडिएट है इसने क्या किया, Y का साथ रिएक्ट किया एंड यू गेट L5MY, यानी आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, आपका फाइनल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस स्टेप इज फास्टर। सो अगर अब द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज अ यूनिमॉलिक्यूलर वन, ये आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर है, तो हम रेट लॉ की बात करते हैं। ठीक है, रेट लॉ का मतलब ये है कि रेट विल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा विद टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम। और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि K1, दिस इज K1 रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ L5MX। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपका रेट है इस रिएक्शन का वो K1 इनटू द कंसंट्रेशन, सो वी कैन से दैट कि रेट, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ L5MX के कंसंट्रेशन के बराबर है। प्रोपोर्शनैलिटी आपने ख़त्म की, आपने कहा रेट इज़ इक्वल टू K1 राइट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L5M इनटू X के बराबर हो गए। ठीक है, सो आपके पास रेट लॉ के मुताबिक ये बनती है इक्वेशन। ठीक है जी, अच्छा, दिस इज़ द स्कीम 1। अब हम स्कीम 2 में आ रहे हैं। अब इसमें हम ना सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसमें सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो रिएक्शन यकीनन सॉल्वेंट असिस्टेड हो जाता है। तो पहला काम क्या होता है कि आपके पास यहाँ देखें कि ये आपके पास रिएक्टेंट है, जैसे आपने सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट ने सब्सटीट्यूशन की और इस लिगेंड को रिमूव करा दिया। अगेन इट्स डिसोसिएशन बाय द वे, बट दिस इज कॉल्ड एज K1, इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड इट इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एज वेल। तो वाटर इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, उसने सब्सटीट्यूट कर दिया और X जो है सेपरेट हो गया। अब ये जो वाटर का ये इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है, ये इसने क्या किया है कि Y यानी जो एंटरिंग लिगेंड है वो आया और इस वाटर को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एंड यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो वाटर शुरू में यूज़ हुआ था वो वाटर वापस में निकल आया। तो मैं अगर इसको पूरे रिएक्शन को यहाँ लिखूँ तो मैं ये कहूँगा L इंटू X प्लस वाटर this is a slow one and it is K1 and it is slow, so आपके पास बना L5M
into water प्लस x, ठीक है। सेकेंड स्टेप में L5m into water, ठीक है, प्लस y, and this is a fast step and you get L5m into y and you get water. So हुआ क्या, जो ओवरऑल रिएक्शन जनरेट हो रहा है, ये वाटर इस वाटर के साथ कैंसिल, ये वाला इंटरमीडिएट इस इंटरमीडिएट के साथ कैंसिल, तो आपके पास टोटल रिएक्शन क्या आया, L5m x प्लस y इज इक्वल टू L5m y प्लस x नेगेटिव। ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब जब ओवरऑल रिएक्शन ये आ गया तो हमें इसका रेट निकालना है, और रेट किस पर बेस करता है, रेट करता है बेसिकली रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे, एंड रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, L5m x इसकी कंसनट्रेशन प्लस कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये है। अब आप ऐसा करें, मैं इस रेट को R लिख देता हूँ, R इज़ इक्वल टू K1 बिकॉज रेट कांस्टेंट K1 है यहाँ पे, तो इट इज़ इक्वल टू रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इज सेम, ठीक है। सो K इंटू दिस वन। अब अगर आपको थोड़ा सा इसमें हम एक चीज़ ये देखें कि बिकॉज वाटर की कंसंट्रेशन इसमें कांस्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा है, यानी सॉल्वेंट है, तो हम कहते हैं कि K1 इनटू वाटर की कंसंट्रेशन जो है, इन दोनों को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और इनको रिप्लेस करते हैं एक अकेले कांस्टेंट से, इसे कहते हैं K1 प्राइम, ठीक है। अब जो K1 प्राइम है, ठीक, K1 प्राइम है, तो हम इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस इक्वेशन को, तो हम ये कहते हैं कि रेट इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, K1 प्राइम इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ L5m x, इसके बराबर है, क्योंकि ये जो K प्राइम 1 है, दिस इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सही है, क्योंकि वाटर इसमें कांस्टेंट है 55.5 मोल्स पर डेसिमीटर क्यूब, ये वाटर की कंसंट्रेशन है, 1 लीटर वाटर के अंदर इतने मोल्स होते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, पहले वाला क्या था, इट वाज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और ये क्या है, इट्स सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हालांकि इसमें जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इट्स बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो बायोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के थ्रू ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। ये आपको पता होगा जब आपने काइनेटिक्स पढ़ी होगी फिज़िक्स में, तो आपको पता है कि ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनमें सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे रिएक्शंस में हमेशा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सूडो होता है, राइट। इट इज़ नॉट 100% 1 और नॉट इट इज़ 2, ठीक है, इट इज़ समवेयर बिटवीन दैट, यू कैन नॉट डिफाइन दैट कि क्या है, सो इट इज़ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज़ एविडेंट दैट it is evident that 2 different reaction mechanisms, अभी आपने स्कीम 1 में देखा और स्कीम 2 में देखा। आपने देखा कि स्कीम 1 में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यूनिमॉलिकुलर था और स्कीम 2 में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो था वो बायोमॉलिकुलर है, ठीक है, लेकिन इनका जो रेट लॉ है, गिविंग द सेम रेट लॉ, दोनों का रेट लॉ सेम आ रहा है। देखें यही रेट लॉ उसमें भी यही जनरेट हो रहा था, ठीक है, सही। So to distinguish between these possibilities, we need to have a further understanding. फिर हमें further इसको understand करना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ क्या कहते हैं, जो क्या other possibilities हैं। अब हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स अगर इसकी हम स्टडी करें, सेम रिएक्शन की हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की तरफ जाएं, तो फिर हम ना सेकेंड एसोसिएशन मैकेनिज्म को देखते हैं। वो डिसोसिएशन मैकेनिज्म की 2 प्रपोज स्कीम थी, उसकी बेसिस पर सूडो फर्स्ट और फर्स्ट ऑर्डर आ रहा था, बायोमॉलिकुलर यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस आ रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरह का ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। अच्छा,
सेवरल यू कैन प्रपोज सेवरल रिएक्शन स्कीम्स, लेकिन हम स्कीम 1 पे जाते हैं. लुक एट दिस, L5m into x और x प्लस y आपको ये एक इंटरमीडिएट स्टेट देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट देते हैं, जो कि रिएक्ट करके, जो ब्रेक करके, ठीक है, किस में जाता है, एट द एंड यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, ये एसोसिएशन मैकेनिज्म कि पहले लिगेंड एसोसिएट होता है एंड देन, ठीक है. सो इसके मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यानी हमारे पास जो रेट है, या जो हमारे पास रेट है, दैट रेट इज़ इक्वल टू, मैथडोलॉजी वही है जो रेट डिटरमिन की पहले मैंने आपके सामने लिखी है, L5m into x into the concentration of y. ठीक है. सो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है. ठीक, एंड दिस लीड टू द एसोसिएशन मैकेनिज्म एंड इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. इसी तरह हमारे पास जो स्कीम 2 है, अब आप यहाँ देख लें तो यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन 2 आ रही है. ठीक है, और जो रिएक्शन है इट इज़ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो कर रहा है. अगर हम स्कीम सेकंड में देखें, जिसे हम कहते हैं आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड इट इज़ फिर रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो, तो तब क्या होता है. लेट्स सी, लुक एट दिस, L5m into x plus y, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि इसमें आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनता है. यानी पहले ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके बाहर लीगेंड आकर अटैच होता है मैकेनिकली. ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है कि वो इसके अंदर पेनिट्रेट करता है और ये रिमूव कर देता है. ठीक है, इसको. सो इस केस में आपके पास आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद जो सेकंड स्टेप है, दैट इज़ अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप. ठीक है. अंडर दिस स्टेडी स्टेट कंडीशन, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स जो है ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है आपका रेट लॉ. ठीक है. अब फॉर्मेशन ऑफ अब स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली द रेट ऑफ द रिएक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेट की बात करें, इस रिएक्शन के रेट की, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इनटू रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन, इनका जो प्रोडक्ट है उसकी बात होगी, और इनका जो फर्स्ट स्टेप है यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिवाइडेड बाय, अब देखें उसको कर क्या रहा है, जो चीज़ उसको ना जो माइनस कर रही है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन K-1 प्लस K2, क्योंकि ये जो जनरेट हो रहा है ये फॉरवर्ड जा रहा है, प्लस K2. तो अगर हम इन सारों को इन सारे कांस्टेंट को एक सिंपल कांस्टेंट से रिप्लेस करें तो यू गेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन. ठीक है, तो इसका मतलब है रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K L5m and x into y. ये वही है जो पीछे वाली methodology में हमने देखा था, सेम आ रहा था. Even if the rate determining step is a unimolecular reaction, but the rate follows the second order kinetics. ठीक है, बेशक वो unimolecular है, लेकिन जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है और सिमिलर सिचुएशन जो है वो आगे भी प्रोसीड कर सकती है. अब यही हम स्कीम 3 पर अप्लाई करते हैं. जब हम स्कीम 3 पर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखें कि वहाँ आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस की बजाय क्या हुआ, एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हुई. वो ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट होगी आपकी प्रोडक्ट में, और अगेन रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप. अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन अगेन रेट डिटरमिनिंग स्टेप यही होगा. ठीक है, जो उधर था. ठीक है. सो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इज वैलिड इफ सेकंड स्टेप इज रिवर्सिबल. अगर सेकंड स्टेप रिवर्सिबल है तो अब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स ठीक है, and if it is not irreversible then deviation from second order kinetics होगी. ठीक है. अब हम स्कीम 4 पर जाते हैं कि वो क्या कहती है, उसको हम अंडरस्टैंड. अब डिसोसिएशन मैकेनिज्म की बात करते हैं. डिसोसिएशन मैकेनिज्म का मतलब है कि डिसोसिएशन हुई है पहले. अब लुक एट दिस, फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन. ये हमारे पास है जो सॉल्वेंट आया था, उस सॉल्वेंट की वजह से ये एक इंटरमीडिएट बना, वाई ने आकर इसको रिप्लेस कर दिया, लिगेंड ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है. अब ये रिएक्शन जो आ रहा है ये कैसे हुआ, कैसे बना. इन दैट केस इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज़ रिवर्सिबल
और इसमें आपने ये देखा है कि K1 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, K-1 रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम में मौजूद है। इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट पर Y ने रिएक्ट किया, दिस इज K2 और L5M माइनस, यानी Y नॉट माइनस, इट इज़ लिगेंड अटैच्ड। तो अब यहाँ पर आकर ये लिगेंड इसके साथ अटैच हुआ। तो इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप अगर हम देखें अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो आप ये देखेंगे रेट इज़ एक्चुअली इक्वल टू K1 K2 into concentration of this and concentration of this divided by K-1 की में concentration of water important है और K2 में concentration of क्या important है, Y। ठीक है, अगर Y की concentration ज़्यादा है तो रेट को वो कंट्रोल कर रहा होगा। So you in overall you get that K1 K2 into concentration of this complex into the product of concentration of Y divided by K'-1। वजह क्या K'-1, इस K-1 into वाटर की जगह हमने K'-1 लगाया है। ठीक है जी। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ Y इज़ वेरी स्मॉल, अगर बहुत ही कम है और इस वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो तब आपके पास रेट इज़ इक्वल टू दिस होगा और K जो है वो सबको रिप्लेस कर देगा, यू गेट दिस। ठीक है, and it gives the second order kinetics, again bimolecular second order kinetics। ठीक है, at the higher concentration, अगर Y की concentration बहुत हाई है तो तब simply rate इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, so it gives the first order kinetics। so इससे हमें ये पता चला कि it is evident that the observed second order kinetic does not necessarily suggest the bimolecular of the process। यानी रेट लॉ आपको बायोमोलिकुलैरिटी के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन देता है। सो रेट लॉ इज़ ओनली टू एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नॉट द मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। अच्छा जी, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस इन टर्म्स ऑफ वाटर एक्सचेंज रेट कांस्टेंट्स। ठीक है, इसको हमने देखना है। ठीक है जी, सो लेट्स सी classification of metals based on water exchange rate reactions। Lefford और Clay ने इन्हें क्या किया, Gray ने, Langford and Gray ने divided metal ions into 4 classes on the basis of this water exchange rate constants। ठीक है, class 1, इसमें जो exchange rate है it is greater than 10⁸ per second। वाटर एक्सचेंज प्रोसेस जो है इट इज़ वेरी वेरी फास्ट एंड इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर एक्सचेंज रेट कांस्टेंट एंड इट इज़ ऑर्डर ऑफ 10⁸ पर सेकेंड, यानी डिफ्यूजन कंट्रोल रेट है। ठीक है, इन सच केसेस जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली मेटल आयंस के साथ क्या हैं, अटैच्ड हैं और मेटल आयंस जो होते हैं उनके ऊपर लो चार्ज है और हाई आयनिक रेडियस होता है। राइट, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स जो हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, इनका साइज़ बिगर है और इनके ऊपर चार्ज की वैल्यू लोअर है, इसलिए चार्ज डेंसिटी इनकी कम है। इसी तरह सेवरल ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड्स जो हैं उनका भी यही केस है। सो जो क्लास 1 मेटल्स हैं उनके ऊपर जो एक्सचेंज वाटर एक्सचेंज होता है दैट इज़ वेरी वेरी फास्ट एंड इट ऑल फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, जो मेटल आयंस हैं वो उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है कि वो फॉरन इलेक्ट्रोस्टैटिकली बॉन्ड कर बनाता है और मेटल आयंस का ऐसी तमाम मेटल आयंस का लो चार्ज एंड लार्ज आयनिक रेडियस है, ये जहन में रखें। सो वैल्यू ऑफ रेशो जो है वो ये इसके बराबर है। सेकेंड क्लास को हम कहते हैं क्लास 2 और इसमें जो रेट है वो 10⁴ से 10⁸ के बराबर है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पर सेकेंड। सो वाटर एक्सचेंज प्रोसेस इसमें भी क्या होता है, इट इज़ फास्ट और इट इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁸ to 10⁴ to 10⁸ per second. In such cases metal water bond is stronger than the class 1 metals और मेटल लिगेंड बॉन्ड्स जो होते हैं वो उसमें CFE जो है उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम होती है, इज़ रिलेटिवली लो और स्मॉल। तो रेशो फॉर सच टाइप ऑफ मेटल आयंस की जो चार्ज डेंसिटी रेशो होगी, ठीक है,
वो भी अगर आप चेक करें तो वो थोड़ी सी उसके मुकाबले में ज़्यादा होगी। जैसे बाइवेलेंट मेटल आयंस में फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है या बाकी हैं तो उसमें +2 एंड सो ऑन। क्लास 3 के अंदर ये रेट और आप कह सकते हैं स्लो हो गया, 10⁻0 to 10⁻4 है। वाटर एक्सचेंज रिएक्शन रिलेटिवली इट इज़ स्लोअर कंपेयर टू क्लास 1 क्लास 2, ठीक है। और इसका रेट जो है रेट इज़ डेफिनेटली फास्ट ऑन द एब्सोल्यूट स्केल बट ऑन अ स्पैन रेंज ऑफ 10⁻⁻6 to 10⁻10 per seconds, ठीक है। सो इसमें जो इन सच केसेस जो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन है बिसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर CFSE कंट्रीब्यूशन जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई होती है, एक्सटेंड होती है, ठीक है। सो जो इसमें जो रेशो है फॉर सच मेटल आयंस इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर, यानी चार्ज ओवर रेडियस रेशो इनकी बहुत हाई होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। सो जैसे ट्राई पॉजिटिव मेटल आयंस है। क्लास 4 जो है इसके अंदर क्या होता है कि वाटर एक्सचेंज प्रोसेस इज़ वेरी स्लो और in terms of size such metals are comparable to class 3, but contribution of crystal field stabilization energy ligand field interaction it is very very important for metal ions of class 4, ठीक है। जैसे chromium 3 cobalt +2 +3 इसी तरह रुथीनियम रोडियम प्लाटिनियम ये रुथीनियम +2 +3 और प्लैटिनम ये सारे के सारे इसी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली था हमारे पास रेट लॉस की लिमिटेशंस और वाटर एक्सचेंज रिएक्शन विद इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस।